हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। आपके सामने आज हाजिर हूं अपने नए लेक्चर के साथ और उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कल सैटरडे था और हमने जो है वो एक मॉक टेस्ट या सैम्पल टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं वो जो है अपने फेसबुक पेज पर जो है वो अनाउंस किया था, अपने यूट्यूब चैनल पर अनाउंस किया था। जिसके बाद हमने वो टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें 50 क्वेश्चन थे डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। और उसमें जो है हमें जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। क्योंकि जब मैंने ये टेस्ट अनाउंस किया था मॉक टेस्ट, तो सब ये समझ रहे थे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की वजह से, इसकी प्रमोशन के हवाले से, इसकी वजह से मैं जो हूँ अपने उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है मैं एक मजाक रच रहा हूँ, मैं कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट नहीं करूँगा। या लोग समझ रहे थे कि मैं जो हूँ वो टेस्ट जो है यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसी पर कंडक्ट करूँगा। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट की जो है वो फ़ोटो जो है वो शेयर की अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, तो उसके बाद जो है वो लोगों ने जो है रिस्पांस देना शुरू किया कि हमें नहीं पता चला इस टेस्ट का। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि हमारा जो रूटीन है, हमारा जो लेक्चर्स की रूटीन है वो होगी संडे से लेकर हम फ्राइडे तक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से। और इसके हवाले से हमने टाइम टेबल जो है वो अपने फेसबुक पेज पर भी हम शेयर किया था और आप इसको देख सकते हैं, इस टाइम टेबल को देख सकते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो संडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस होंगी, लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स होंगे वीडियोस के। और सैटरडे वाले दिन हम उसी में से जो है वो मॉक एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। तो हमने वो मॉक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया। उस हवाले से आप जो है हमारे साथ कनेक्ट रहें, यूट्यूब के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि जो मॉक टेस्ट की नेक्स्ट डेट होगी वो हम इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज संडे है और हमारा लेक्चर होता है जनरल साइंस के हवाले से। यह है लेक्चर नंबर 4 फिज़िकल साइंसेस के हवाले से। आपको जिसने हमारे 3 लेक्चर्स इससे पहले नहीं देखे जनरल साइंस के हवाले से, तो वो हमारे लेक्चर्स देख ले। मैं उसकी जो लिंक्स हैं वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमने उसमें 35 सवाल जो है वो अभी तक कवर किए थे, 35 एमसीक्यूज, उसके साथ से छोटी छोटी डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन किया था। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और हमारा आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस का, फिज़िकल साइंस के हवाले से, फ़िज़िकल साइंस के हवाले से पर्टिकुलरली हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम बायोलॉजिकल साइंस को हम देखेंगे। तो आज जो हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या क्या होंगे, किस किस टॉपिक से होंगे। तो डे एंड नाइट सीजन्स किस तरह से चेंज होते हैं उसके हवाले से चंद एक एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है तमाम टेस्ट के लिए। हाउ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को एक मैयर्स जो है जल्जला जो आता है उसे हम किस तरह से जो है वो मैयर करते हैं। उसके बाद कॉमनली यूज साइंटिफिक यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो उनको जो है हम किस लिए यूज़ होते हैं, उस हवाले से भी आप देखेंगे। और लास्ट में जो हमारा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफपीएससी के हवाले से, एनटीएस के हवाले से, ओटीएस के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के हवाले से। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं। हम इसको आज आपके लिए बहुत आसानी वाले मामले के साथ आपको ये चीज़ें समझाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेंगी चीज़ें। चलते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। जो हमारा आज के लेक्चर का पहला सवाल है, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय डेश ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। कि डे एंड नाइट जो चेंज होती हैं वो किस वजह से होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास रेवोल्यूशन, ऑर्बिट, रोटेशन, टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो ये हमारे लिए जो डे एंड नाइट का जो एक सीजन है, जो दिन और रात तब्दील होते हैं, वो रोटेशन की वजह से होते हैं। रोटेशन से क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है वो 24 घंटे में करती है। लाइक उसको आप अगर एग्जैक्ट फिगर में देखेंगे तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि 24 घंटे के अंदर हमारे पास दिन और रात जो है वो चेंज होती है। 12 घंटे दिन रहता है लगभग और 12 घंटे रात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम चलते हैं।
How long does it take for Earth to rotate on its axis once? यानी जो ज़मीन है वो एक चक्कर जो है रोटेट करती है सूरज के इर्द गिर्द, यानी वन चक्कर, एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में जो है वो लगाती है। यहाँ पर ऑप्शन हैं 365 डेज, 30 डेज, 15 डेज या 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। सो ऑप्शन इज डी, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड के अंदर जो ज़मीन है वो अपना एक रोटेशन जो है कंप्लीट करती है अपने एक्सेस पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज अस टू एक्सपीरियंस? ठीक है, जो रोटेशन है ज़मीन की, उससे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? डे एंड नाइट, सीजन्स, ईयर या इक्लिप्स? तो जैसा कि आपको पता है, जब ज़मीन रोटेट अपना एक चक्कर जो है अपने एक्सेस पर कंप्लीट करती है, रोटेशन लगाती है, तो हमें डे एंड नाइट एक्सपीरियंस होता है, यानी 12 घंटे बाद हम दिन के बाद जो है वो रात को एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन? ठीक है, जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द अपना जो कंप्लीट एक रेवोल्यूशन है वो चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करती है? अब यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि रोटेशन जो होती है वो एक्सेस पर होती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो रोटेशन हमेशा जो होगी वो एक्सेस पर होगी। ठीक है, जो रेवोल्यूशन होगी वो सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर के हवाले से पूछा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो अपना एक रेवोल्यूशन जो एक चक्कर होता है सूरज के इर्द गिर्द, वो कितने अरसे में कंप्लीट करती है? वो 365 डेज में कंप्लीट करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट, यहाँ पर हमारे से पूछा जा रहा है कितने डिग्रीज पर जो है वो झुकी हुई है अर्थ जो है अपने एक्सिस पर? 23.5 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, 90 डिग्रीज या 33.5 डिग्रीज? सो the earth axis is tilted at 23.5 degrees. It is very most important question of FPSC. sometimes आपसे ये पूछा जाता है, तो इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डज अर्थ हैव? हमारे से यहाँ से पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर के हवाले से कि ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो कितनी होती हैं, 1, 2, 3 या 5? तो ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं वो होती हैं 5। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लिहाज से आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। और इसके नाम्स के हवाले से आपकी कंफ्यूजन को दूर करता चलूँ, इस पिक्चर को देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी आपको अंदर नज़र आ रही है अर्थ, हमारी ज़मीन। उसके बाद ये पांचों लेयर को आपको मैं समझा दूँ ये किस तरह से जो है वो काम करती हैं। जो सबसे पहली लेयर है हमारी, आप ये देख रहे होंगे कि ज़मीन के बिल्कुल साथ जो लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ये हमारी लेयर नंबर 1 है। ठीक है, जब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो उसकी जहाँ से वो ख़त्म होती है, उसका दौरानिया ख़त्म होता है, तो हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारी जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मिडिल लेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी जो चौथी लेयर है वो है थर्मोस्फेयर, सॉरी, जो लेयर नंबर 4 है। और हमारी पांचवी जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। ठीक है, इस हवाले से आप ये याद रख लीजिएगा, जो हमारी सबसे पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होती है। ट्रोपोस्फेयर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 की तरफ। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ से पूछा जा रहा है जो हमने अभी 5 लेयर्स को डिस्कस किया कि इनको किस बुनियाद पर जो है वो तकसीम किया गया है, यानी किस बेसिस पर जो है ये लेयर्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं टेम्परेचर, वेट, प्रेशर या एनर्जी। सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इन लेयर्स के जो दरमियान जो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, मतलब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है।
फिर इसी तरह से थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के दरमियान जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पर जो है इसको तकसीम किया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। The middle layer of the atmosphere is called troposphere, stratosphere, mesosphere या thermosphere. So the answer should be the mesosphere, as I tell you in a previous picture कि जो है इसको मिडिल लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये बीच की लेयर होती है, नंबर थर्ड लेयर है आपकी, तो इसको मेसोस्फेयर के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। अब यहाँ से लोवेस्ट से मुराद है जो सबसे पहली लेयर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं यहाँ पर। जी लोवेस्ट, इस पे जो लोवेस्ट लेयर आपसे पूछी गई है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो या थर्मो। सो द ट्रोपोस्फेयर जो नंबर 1 लेयर है जो ज़मीन के साथ ही हमारे से शुरू होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग, हम सब इसमें जो है कंफ्यूजन का शिकार होकर इसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है वेयर यू विल फाइंड द ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है हमारे ज़मीन में जो है वो पूछा जा रहा है कि वो किस एटमॉस्फेयर में यानी किस लेयर में जो है उसको देखा जा सकता है। So our options are stratosphere, thermosphere, exosphere या mesosphere. So the ozone layer is situated in between the troposphere and stratosphere. ठीक है, stratosphere में जो है हमारी ओजोन लेयर जो है वो मौजूद होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफपीएससी के हवाले से याद रखिएगा इसको। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है। अब ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता चलूँ इस हवाले से। अब जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि इनका एक जो है वो किलो माइल्स के हिसाब से या किलोमीटर्स के हिसाब से हर लेयर के दरमियान एक जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखें पहली लेयर हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारी स्टार्ट होती है ज़मीन से, यानी हमारी जो ज़मीन की सतह है जिस पर हम मौजूद हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये 0 से लेके 10 किलोमीटर तक जो है वो क्या आपकी कहलाएगी? लेयर नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर। अब 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक हमारी लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जो इस पे वो होगी हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर आप देखें, मेसोस्फेयर जहाँ से अब 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक तो है वो हमारी मेसोस्फेयर होती है। फिर 50 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक हमारी लेयर नंबर 4 थर्मोस्फेयर जो है वो मौजूद होती है। और थर्मोस्फेयर 400 से लेके ऑनवर्ड्स जो जितनी भी ऊपर जो हमारा डिस्टेंस है स्काई की तरफ, तो वो हमारी कहकशाओं की तरफ, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स आपसे ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर कि इनका जो डिस्टेंस है वो किस लेयर का कितना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 46 है The airplanes flies in which of the following atmosphere layer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का आप कह लें या फिजिकल साइंस का कह लें, या इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आप ये बताएं कि एरोप्लेन जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर पर जो है वो चल रहे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। सो जो ऑल एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, किस पर उड़ रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, लेयर नंबर 2। जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारी लेयर नंबर 1 है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारी लेयर नंबर 2 है। तो हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो स्फेयर जो लेयर नंबर 2 पे उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं हमारी और कुछ हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो किस चीज़ का काम सरंजाम दे रही हैं? कम्युनिकेशन का, रेडियो का, जो टीवी कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, टीवी पर पिक्चर देख रहे हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल है कि हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 47 क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हमारे किस लेयर में मौजूद हैं। ठीक है, किस लेयर में वो मौजूद होती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, नन ऑफ द अबव। सो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं
ठीक है। उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको जैसे ही पता है, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स का ख़तरा रह जाता है। लेकिन ये जो हमारा थर्मोस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर में हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं जो हमारे लिए काम सर अंजाम दे रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है ज़लज़ले की, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इसको मेजर करता है? ऑडियोग्राफ, पेंटोग्राफ, आर्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ? तो आंसर इज सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विच measures the intensity of the earthquakes। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, द डिग्री ऑफ अर्थक्वेक फेल्ट एंड इट्स डैमेज इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, पावर या डैमेज। जो अर्थक्वेक जो है वो जो नुकसान पहुंचाता है, जो डैमेज करता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, पावर कहते हैं, या डैमेज कहते हैं? तो उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी से जो है वो बिल्कुल जो है हमारे ऊपर जो है वो अर्थक्वेक आया, तो उसको हम इंटेंसिटी से पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 को मैंने एमसीक्यूज के लिहाज से नहीं बनाया, मैंने इसको बनाया है कि आप इसको पढ़ें, इसको समझें, क्योंकि ये ही आपके बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने नाम दिया हुआ है, यूनिट, नेम ऑफ यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यूज्ड फॉर किसके हुआ है? अब ये देखिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है, इट इज फॉर्म ऑफ मेजरमेंट दैट मेजर्स एनर्जी, ये एनर्जी को मेजर करता है। एक जो है वो वॉल्यूम का जो है, आप देख सकते हैं कि यूनिट है, यूज्ड करता है। एम्पेयर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पेयर आपसे पूछा जाता है समटाइम्स कि एम्पेयर किस चीज़ का जो है वो यूनिट है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसे आप मेजर कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है, एफपीएससी में पूछा जाता है किस चीज़ का यूनिट है, तो याद रखिएगा ये लेंथ का यूनिट है। फिर बैरल, बैरल आप वॉल्यूम का यूनिट है। आपने कभी सुना होगा कि कितने बैरल पानी है, कितने बैरल पेट्रोल है, कितने बैरल जो है डिक्रीज हुआ है पेट्रोल वो आलमी मार्केट में। तो वो बैरल का जो है आप वॉल्यूम को मेजर करता है। किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए आप जो है वो बैरल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैक्यूरल है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है। उसके बाद बोहर है, ये डिस्टेंस का जो है यूनिट यूज फॉर। एंड कोलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, छोटे जो चार्ज होते हैं उसको मेजर करता है। इसके अलावा जोल है, जो वर्क को जो है वो देख रहा होता है। उसके बाद केल्विन है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। केल्विन के अलावा यहाँ पर आप देखें एक और यूनिट होता है, सेंटीग्रेड यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद आप किलोग्राम का देख रहे होंगे। किलोग्राम किस लिए यूज़ करता है? ये मास को, किसी भी मास को जो है मेजर करने के लिए हम जो है किलोग्राम जो है वो यूज़ करते हैं। आपने कभी शॉप्स पे गए होंगे तो कोई भी चीज़ तोल रहे होते हैं, तो मास ही होता है किस चीज़ का, जिसको आप मेजर कर रहे होते हैं किलोग्राम के अंदर। उसके अलावा आप मैक्सवेल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। न्यूटन जो है वो एक फोर्स है। वॉट जो है वो पावर को मेजर करने के लिए होता है। सेकंड, जैसा कि आपको पता है, वो टाइम, टाइम जो है टाइम के अंदर सेकंड्स होते हैं। ठीक है, वो उसका यूज़ यूज़ इसके लिए यूज़ होता है। किलो वाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं जब भी अपना एफपीएससी का एग्ज़ाम देता था तो उसमें एक दो क्वेश्चन या एक दो टेस्ट के बाद इस तरह के क्वेश्चन आते थे, पूछा जाता था कि किलो वाट आवर क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंडली एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपके घरों पर जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगे हुए हैं, उसमें जो आपका जो यूज़ होता है मेजरिंग के लिए करंट, वो बिल के हिसाब से, तो वो क्या होता है? किलोवाट और यूज़ होता है। आप कभी देख लीजिएगा कि अपने जो बाहर आपका इलेक्ट्रिक करंट का मीटर एक लगा हुआ है, तो उसमें किलोवाट और जो है वो मेंशन होता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है इसको भूल जाते हैं, और मुझ समेत मैं अपने आप को इसमें शामिल करता हूँ। जब तक मैंने ये ट्रिक नहीं सीखी थी तो मैं यही होता था कि मैं भूल जाता था, मैं याद नहीं रख पाता था ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये चीज़ें जो हैं, ये आपके जो करंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको आपने याद कैसे करना है, कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाते हैं, समटाइम्स पूछा जाता है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो कंडक्टर है,
या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो इसका आसान से आप किसी कॉपी पे अभी लिख लें। आप कंडक्टर्स को हमेशा याद रखें, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इजीली। जो कंडक्टर्स होंगे ना, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली जो है वो आसानी से गुजर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स थ्रू करंट कुड नॉट पास, मतलब आप उसमें जो मर्जी लगा लें, करंट आप पास नहीं हो सकता आपका। ठीक है, उसके अलावा सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं थ्रू कंडक्टर कुड हार्डली पास, बहुत मुश्किल जो है वो करंट जो है उसमें से पास होगा। इसकी एग्जांपल कंडक्टर्स की आप देख लें, जो कॉपर होती है उसमें जो है उसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो होती है उसमें से भी करंट आसानी से पास हो जाता है। उसके साथ साथ आयरन होता है, ठीक है, जो रॉड होती है उससे करंट आसानी से पास हो जाता है। सिल्वर, गोल्ड एंड देयर अलॉयज आर कंडक्टर्स। तो इन सब से जो है वो आराम से जो है वो कंडक्टर से बिजली क्रॉस हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इंसुलेटर्स, जिससे जो है बिजली का करंट जो है वो पास बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें आप देखेंगे रबड़, देखेंगे रबड़ से आपका बिजली का करंट कभी भी पास नहीं होता। मीका होता है, ग्लास होता है जो आपके घरों में खिड़कियों में लगा होता है, इसमें से कभी भी करंट जो है वो पास नहीं होगा। प्लास्टिक है, इसमें से करंट पास नहीं होगा। वुड एंड पेपर, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। और सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? थ्रू करंट कुड हार्डली पास, यानी मुश्किल से जो है वो पास हो सकता है। सिलिकॉन इसमें से शामिल है, जर्मेनियम इसमें शामिल है और सेलेनियम। अब ये देखें, इन तीन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए कि फिर आपको जो है आसानी होगी एग्जाम के अंदर इसका आंसर देने के लिए। मतलब कंडक्टर्स आर दोज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इजीली, ठीक है। और इंसुलेटर्स आर दोज थ्रू विच करंट कुड नॉट पास, ठीक है, उसमें से बिल्कुल भी पास नहीं होगा आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं। और सेमी कंडक्टर्स आर दोज थ्रू विच करंट हार्डली पास। तो ये बड़ा जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी इस सिलसिले में। तो ये था आज का हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से एक लेक्चर। और फिजिकल साइंस हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो यही थे जो मैंने आपके साथ 4 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किए और आपको पढ़ाया। तो ये हमारी आज फिजिकल साइंस पूरी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो साइंस का जो सेक्शन होगा बायोलॉजिकल साइंस होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसके बेल के आइकन को नहीं दबाया तो इसको दबा दीजिए, ताकि आपको बर वक्त हमारी जो है वीडियोस मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।